हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, और इस क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं, हम वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखते हैं पार्ट नंबर 1, जो कि है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि क्लास 10th के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो कि टोटल है गर्ल्स एंड बॉयज का। और हमसे बोला गया इस क्वेश्चन में साथ साथ कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो पहले हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, देन उसके बाद इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज, ठीक है, तो पहले हम इक्वेशंस बना लें जिनकी मदद से हमको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक है, तो गर्ल्स जो हैं वो एक्स हैं और जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो वाई हैं। ओके, और हमसे बोला गया है कि क्लास 10th के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, जो कि गर्ल्स और बॉयज का टोटल है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो कि क्लास 10th के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो हुए 10। तो इस तरह हमको मिल गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इस इक्वेशन नंबर 1 अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है और देन इससे हम पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकाल के इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन भी जनरेट करते हैं। हमसे बोला गया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितना माना है, वो है x, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो वो हो जाएगा 4 प्लस ऑफ y। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी इसका पूरा सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमको मिल गई, मतलब हमने इस पूरी सिचुएशन को अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया है। देन इसके बाद हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमको पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तो हम वन बाय वन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमको इस अलजेब्रिक इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बट हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स ही चाहिए, तो हम 2 पॉइंट्स ही ले लेते हैं। हमको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है, तो ये हमारी एक्स वैल्यू वाई वैल्यूज। और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम वाई की प्लेस पर 0 पुट करते हैं, तो एक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी 10। इसी तरह हम जब x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y में वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमारे पास जो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 10, 0 और 0, 10। ठीक है, अब इन दोनों ही पॉइंट को हम पहले ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम एक ग्राफ पेपर ले लें। तो हमारा पहला पॉइंट है 10, 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो ऑन द x एक्सिस होगा। तो इस पॉइंट यहाँ पर इस पॉइंट की पोजीशन होगी 10, 0। सेकेंड पॉइंट है हमारा 0, 10। अब यहाँ x 0 है, y की वैल्यू प्लस 10 है, तो ये ऑन द y एक्सेस होगा, क्योंकि y एक्सेस पर हम जानते हैं x की वैल्यू 0 होती है। तो इस पॉइंट की पोजीशन यहाँ होगी। ठीक है, तो इस तरह हमने इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया है, जो कि है 10, 0 और 0, 10। और इन दोनों ही पॉइंट को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ये जो ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का हुआ। ठीक है, इसी तरह हम इक्वेशन नंबर सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है x इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ वाई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इस इक्वेशन के अंदर हम y के प्लेस पे 0 पुट कर दें, ये हमारी x वैल्यू रही, ये y वैल्यू, अगर y के प्लेस पे हम 0 पुट करते हैं तो x के अंदर वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तो y के अंदर वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास दो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स फिर आ गए हैं, एक है 0, 4 और 4, 0 और 0, -4। ठीक है, इन दोनों ही पॉइंट को अगर हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करें तो 4, 0, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये ऑन द x एक्सिस होगा। तो इस पॉइंट की पोजीशन यहाँ होगी 4, 0। सेकेंड पॉइंट है हमारा 0, -4, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पॉइंट ऑन द y एक्सिस होगा।
और जो y की वैल्यू है -4 है, इसलिए वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0, -4। ठीक है, तो इस तरह हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी यहाँ ड्रॉ कर लिया है। और इन दोनों ही पॉइंट सी और डी को अब जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो अगेन ये एक लाइन बनी जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है x इज इक्वल टू 4 + y का। और ये दोनों ही लाइन इस पॉइंट पे एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट की अगर हम पोजीशन देखें तो ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस से 7 यूनिट डिस्टेंस पर है और x एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो इस तरह इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो होंगे 7, 3। पहली जो वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू जो होती है वो हमेशा y की होती है। तो इस तरह जो क्लास 10th के अंदर नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैं उनमें 7 गर्ल्स होंगी और जो बॉयज़ होंगे वो 3 होंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो वो 4 आ रहा है, मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 की पूरी हमने सिचुएशन को ग्राफिकली यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई हमारी 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए हमारे यहाँ पर 3। इज इट क्लियर? इन क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के केस नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि है 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. ठीक है, अब हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में बोला गया है कि जो 5 पेंसिल और 7 पेन जो है उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है और 7 पेंसिल और 5 पेन की टोटल कॉस्ट जो कि है 46 रुपीज़। ठीक है, तो हमको इसमें इंडिविजुअल पेन और पेंसिल की कॉस्ट बतानी है। तो पहले इसको ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले हमको अलजेब्रिक इक्वेशन की जरूरत होगी। तो हम इस कंडीशन से हम अलजेब्रिक इक्वेशन बनाते हैं। Let the cost of one pencil be x rupees and the cost of one pen be y rupees. According to the question, the algebraic representation is, वो क्या हो जाएगा, देखिए हमने मान लिया है कि एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 5x। ठीक है, इसी तरह एक पेन की जो कॉस्ट है वो y रुपीज़ है, तो 7 पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी 7y और इन दोनों का सम होगा 50। ठीक है, इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। आगे हम बची हुई कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो 7 पेंसिल्स को हमने x लिया है, तो एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 7x। इसी तरह 5 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 5y इज इक्वल टू, ये हमको गिवन है 46 की। ठीक है, तो ये हमारी आगे इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पहले हम पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे पॉइंट्स के, देन उसको हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, जो कि है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकते हैं। तो हम 2 पॉइंट्स के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी x वैल्यू है, ये y वैल्यू। अगर सपोज इस इक्वेशन के अंदर हम y के प्लेस पे 0 पुट कर दें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5x इज इक्वल टू 50 और 55 से डिवाइड होता है, तो इसलिए हम y के प्लेस पे यहाँ 0 पुट कर सकते हैं। तो पुट करने पे 50 को 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, हम y के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं या x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट हम इतना ध्यान दें कि हमारी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे हमको इंटीजर रिजल्ट मिले। ठीक है, अब देखिए मैं x के प्लेस पे यहाँ 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास बचेगा 7y इज इक्वल टू 50 और 50 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। अब वो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो वो भी हमारा आंसर राइट होगा, बट हम कोशिश ये होना चाहिए हमारी कि हमको इंटीजर मिले। तो हम x के प्लेस या y के प्लेस पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे सॉल्व होने के बाद हमको एक इंटीजर ही मिले। तो उसके लिए अगर हम सपोज यहाँ x के प्लेस पे 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 को जब हम 50 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 35 और 35 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो बेटर है हम x के प्लेस पे 0 पुट करने की बजाय हम यहाँ 3 पुट करें। तो 3 पुट करने पे ये हो गया 15, 50 माइनस 15 हो गया 35 और 7 5 जा हो गया 35। तो इस तरह हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे पास जो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आए वो हो गया 10, 0 और दूसरा पॉइंट हो गया हमारा 3, 5। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर रहा, पहला पॉइंट है 10, 0 तो वो इस पोजीशन पे होगा
दूसरा पॉइंट है हमारा 3,5 मतलब y एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पर और x एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पर। तो x एक्सिस पे 3 यूनिट तो यहाँ पर आ गए हम, और y एक्सिस पर 5 यूनिट तो हम यहाँ आ गए, ठीक। और इन दोनों ही पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, हम 5 से y एक्सिस पर, तो वो कुछ इस तरह जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह जाएगी, और ये दोनों ही लाइन इस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 3,5। ओके, इसी तरह हम इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करें, जो कि है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 46 है वो ना 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है और ना ही 5 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो हम x और y के प्लेस पे अब 0 पुट नहीं करेंगे, हम 0 उसी केस में पुट कर देते हैं जब कि हमको कोई इंटीजर रिजल्ट मिले, ठीक। तो यहाँ पर हमको अदर कोई नंबर पुट करना होंगे, तो हम सोचते हैं वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सपोज y के प्लेस पे -2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -10, और राइट हैंड साइड होकर ये +10 हो जाएगा, तो 46 से +10 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, और 56 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो हम y के प्लेस पे पुट करते हैं यहाँ पर -2, तो -2 पुट करने पे 5 2 जा हुआ 10, 10 यहाँ गया, 46 से ऐड हुआ तो ये हो गया 56, और 7 8 जा होता है 56, तो x के अंदर वैल्यू आ जाएगी 8। ओके, इसी तरह अब हम यहाँ पर x के प्लेस पे पुट करते हैं 3, तो 7 3 जा हो जाएगा 21, और 21 46 से सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 25, और 25 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो हम x के प्लेस पे यहाँ पुट कर देते हैं 3, ठीक है। x के प्लेस पे हमने पुट किया 3, तो ये हो गया 7 3 21, 46 माइनस 21 हुआ 25, और 5 5 जा हो गया 25। तो इस तरह हमारे पास दो पॉइंट्स अगेन आ गए, एक है 8 -2 और दूसरा है 3 5, ठीक है। इन दोनों ही पॉइंट को हम हमारे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमने लास्ट पॉइंट बनाए लिए थे इनको हमने नाम दिया ए ओ बी, और इन दोनों ही पॉइंट को हम आपस में ऐड कर देंगे तो ये एक लाइन बन गई। इसी तरह हम सेकंड पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, जो कि 8 -2, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू -2 है, तो -2 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए 8 -2। सेकंड पॉइंट है हमारा 3 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो उस पॉइंट की पोजीशन यही रही, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने ड्रॉ कर लिया इस तरह। तो एक पॉइंट है आ गया हमारा 8 -2 और दूसरा पॉइंट है 3 5, जो कि कॉमन हो गया, ठीक है। इन दोनों ही पॉइंट को हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास लाइन बन जाएगी, ओके। और ये दोनों ही जो लाइन है वो 3 5 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब जो 3 है वो x वैल्यू है, y जो है वो y वैल्यू है। तो पेंसिल की जो कॉस्ट है वो आई हमारे पास 3 रुपीज़ और पेन की कॉस्ट आई हमारे पास 5 रुपीज़, ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, parallel or coincident, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो ये तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो हो सकता है वो दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, या वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो, इसका मतलब वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, या हो सकता है कि वो दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही हो, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइन है जिनका ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, और इस लाइन के अगर हम अलजेब्रिक इक्वेशन माने तो वो हो गई a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड जो लाइन है उसकी इक्वेशन हम मान लेते हैं वो है a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो जो लाइन है इनकी तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या फिर कॉन्साइड होंगी। तो वन बाय वन हम इनको समझ लेते हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब इन दोनों ही लाइन का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा जिसको ये दोनों ही लाइन सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो ये कॉमन सॉल्यूशन होगा। हो सकता है कि दोनों ही जो लाइन है ये हमारे पास सपोज ये L1 लाइन है और दूसरी लाइन है ये हमारे पास L2, ये L1 और L2 एक दूसरे के ही ऊपर है, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स पर एक दूसरे को टच करेंगी। तो इसका अभी भी सॉल्यूशन होगा, बट जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक ना होकर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। या ये हो सकता है कि ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब ये इनफाइनाइट तक भी एक दूसरे को भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती,
तो इस केस में हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर ना हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अगर लाइन पैरेलल है तो उस केस में नो सॉल्यूशन होता है। अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। या हो सकता है ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो देखिए पहला केस जो हमारा हुआ वो यूनिक सॉल्यूशन एंड द पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो जो हमारा ग्राफ, जो हमारा डायग्राम नंबर 1 है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा कोइंसाइड एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। तो जो सेकंड हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया वो इस पॉइंट के लिए है। अगर लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पर या इनफाइनाइट जिसके सॉल्यूशन है तो उसका केस कुछ ऐसा होगा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी। या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इस केस में इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हेंस देयर लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो ये हमने ऐसा इस तरह इसको ग्राफिकली समझा। अगर सिर्फ हमको अलजेब्रिक इक्वेशन ही गिवन है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कॉन्साइड होगी बिना ग्राफ को ड्रॉ किए। तो हम इसकी कंडीशन से भी समझ सकते हैं। अगर हमारे पास ये लाइन L1 है, वो ये लाइन L2 है, और इनके कोफिशिएंट्स हम देखें, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है वो A1 B1 है, और यहाँ पर A2 B2 है, और C1 C2 हमारे कांस्टेंट होते हैं। अगर इनके रेशियो को अगर हम समझें, अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो हमको चेक करना होगा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, ये दोनों ही रेशियो आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के, तो हम बोलेंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ओके, अगर हमको ये चेक करना है कि दोनों ही लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड करती हैं तो हमको देखना होगा कि जो रेशियो हैं इनके वो भी सेम होंगे। A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। तो इस केस में दोनों ही लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी। पैरेलल के केस में हमको चेक करना होगा कि जो रेशियो है वो A1 अपॉन A2 इक्वल टू होगा B1 अपॉन B2 के, बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर रेशियो कुछ इस फॉर्म में हुए तो हम बोलेंगे लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे हमारी क्लियर। तो केस नंबर 1 है हमारा 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इनको हम कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, और सेकेंड लाइन हम ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 के प्लेस पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 5, है ना। b1 के प्लेस पे हमारे पास वैल्यू आ गई है -4, और c1 के प्लेस पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 8। इसी तरह हम सेकेंड लाइन को कंपेयर करें इससे, तो a2 की वैल्यू होगी हमारे पास 7, b2 की वैल्यू होगी हमारे पास 6, और c2 की वैल्यू होगी हमारे पास -9। और इनके रेशियो को हम देखें तो पहले हमको देखना है A1 अपॉन A2 जो कि है 5 अपॉन 7। ठीक है, सेकेंड रेशियो है हमारा B1 अपॉन B2 जो कि है B1 है -4 अपॉन B2 की वैल्यू है 6। ठीक है, तो हम यही देखें, यहाँ से हमको कंक्लूजन निकल जाएगा कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के। तो इसका मतलब ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इज इट क्लियर? सेकेंड इक्वेशन देखें, अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पर A1 की वैल्यू है हमारे पास 9, B1 की वैल्यू है 3, C1 की वैल्यू है 12। तो A1 अपॉन A2, A2 की वैल्यू होगी 18। ठीक है, ये देखें तो ये आ गई हमारे पास 9 अपॉन 18। इसी तरह हम B1 अपॉन B2 को चेक करें तो B1 है हमारे पास 3 और 6, B2 है 6, तो ये हो गया 3 अपॉन 6। ठीक, लास्ट रेशियो C1 अपॉन C2 का जो कि है 12 अपॉन 24, और इनको आपस में हम कंपेयर करें, सॉरी इक्वेट करें तो 9 अपॉन 18 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 24 अपॉन 12 अपॉन 24। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। मतलब जो रेशियो आ रहा है 1 अपॉन 2 इक्वल है 1 अपॉन 2 के, और ये भी इक्वल है 1 अपॉन 2 के। इसका मतलब जो लाइन्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कॉन्साइड करती हैं। ठीक है, लास्ट को समझे, यहाँ पर जो रेशियो है हमारे पास वो है A1 अपॉन A2 मतलब 6 अपॉन 2। सेकेंड रेशियो है हमारा -3 अपॉन -1, और थर्ड रेशियो है हमारा 10 अपॉन 9। तो यहाँ हमको क्लियर है कि 6 से इसको हमने कैंसिल किया तो ये आया 3,
इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर भी बचा हमारे पास 3, बट इज नॉट इक्वल टू 10/3। तो ये रेशियो जो हमारे पास बने 3:1, 3:1 इज नॉट इक्वल टू 10:9। इसका मतलब ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इज दैट क्लियर? अभी मेरा ऑब्जेक्ट है कि मैं आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकूं, बाकी इनका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप वहां से इनको कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, आगे आपको बहुत काम आएंगे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको गिवन है और उनका सॉल्यूशन हो, इट मींस या तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो या फिर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पर एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही हो। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में सॉल्यूशन होता है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, लाइन का सॉल्यूशन होता है, तो इस केस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ओके, और अगर लाइंस एक दूसरे को ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और ना ही एक दूसरे पर कॉन्साइड हो, तो इसका केस में हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इस केस में जो लाइंस होती हैं वो आपस में पैरेलल्स होती हैं। ठीक है, तो पैरेलल के ही केस में हमको इनकंसिस्टेंट मिलेगा, बाकी सारे केसेस में हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सी पेयर ऑफ जो लाइंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको जो गिवन है वो कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के केस नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट में हमको 3x प्लस 2y प्लस 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इनको हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और सेकेंड इक्वेशन भी हम ले लें, a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम कंपेयर करें तो यहाँ पर a1 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो a1/a2 डायरेक्ट रेशियो भी लिखते चलते हैं, हमको मिलेगा केस नंबर 1 से 3/2। ठीक है, सेकेंड रेशियो b1/b2 हमको मिलेगा 2/-3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2/-3। इसी तरह थर्ड जो रेशियो है हमारा c1/c2, वो होगा, ये अपन ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो -5 हो जाएगा, इसको भी ट्रांसफर कर दें तो -7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो आ गया हमारे पास 5/7। ठीक है, इस रेशियो की अब हमको जरूरत ही नहीं थी, अगर हम ध्यान से इन दोनों को ही देख लेते हैं तो यहाँ पर भी हमको दिख रहा है जो ये रेशियो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। तो इसका मतलब ये दोनों ही लाइन जो है केस नंबर 1 की एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन अगर हमको मिलता है तो हम बोलते हैं लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो केस नंबर 1 का हमारा आंसर होगा लाइंस आर कंसिस्टेंट। इसी तरह हम केस नंबर सेकंड को सॉल्व करें तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं, तो a1/a2 जो ये रेशियो है, तो हमारे पास a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है हमारे पास 4। इसको हम आगे सॉल्व करें तो मिलेगा हमको 1/2। सेकेंड रेशियो हम देखें b1/b2 का, तो b1 है हमारे पास -3 और b2 है हमारे पास -6। माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये भी मिला हमको 1/2। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए हम लास्ट वाला भी चेक करेंगे। लास्ट वाला होगा हमारा c1/c2, तो c1 है -8 और c2 है -9, ट्रांसफर करने पे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास 8/9। राइट, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट ये नॉट इक्वल है c1/c2 के। इसका मतलब ये दोनों ही जो लाइन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ना ही यूनिक होगा ना ही इनफाइनाइट होगा, तो इस केस में हम बोलेंगे लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? ऐसे ही हम हमारे केस नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम रेशियो लिख लें डायरेक्ट, तो हमको a1/a2 गिवन है 3/2 अपॉन यहाँ पर है 9। राइट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 9, या 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, तो ये मिल गया हमको 1/6। ठीक है, सेकेंड रेशियो देखिए हम b1/b2 का, तो b1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 5/3 और b2 की वैल्यू है -10, तो ये हो गया हमारे पास 5/3 इंटू -10। राइट, अब ये हो गया 5 2 ज़ा 10
टू थ्री जा 6 माइनस 1/6। तो यहाँ पर ही हमको इन दोनों रेशियो से ही क्लियर हो गया कि A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। इसका मतलब हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको गिवन है वो कंसिस्टेंट है। ओके, इसी तरह हम केस नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। तो इसका जो रेशियो होगा केस नंबर 4 के वो होगा A1/A2। तो A1 की वैल्यू है हमारे पास 5 और A2 की वैल्यू है -10। तो ये हमको मिलेगा -1/2 सॉल्व करने के बाद। ओके, B1/B2 को हम चेक करें तो B1 है हमारे पास -3, B2 है +6, तो 3 2 जा 6, तो ये भी हो गया -1/2। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसलिए हम C1/C2 को भी चेक कर लेते हैं। तो C1 है हमारे पास 11 और C2 है -22। ओके, तो यहाँ से भी हमको मिलेगा -1/2। इसका मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और ये इक्वल है C1/C2 के। मतलब ये दोनों जो लाइन्स हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। मतलब हमको यहाँ से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इसलिए जो लाइन्स होंगी वो होंगी कंसिस्टेंट। ओके, इसी तरह हम फिफ्थ को भी सॉल्व करें। सॉरी, फिफ्थ में हमको गिवन है जो लाइन 4/3/2, जो रेशियो है हमारे पास A1/A2, उसके रेशियो हमको गिवन है 4/3/2, या इसको हम लिख सकते हैं 4/3 2 जा 6, या आगे सॉल्व करें तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ओके, इसी तरह B1/B2 हम निकालें तो B1 की वैल्यू है हमारे पास 2 और B2 की वैल्यू है 3, तो ये मिला हमको 2/3। तो यहाँ से देखिए A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के। तो हम C1/C2 भी चेक कर लेते हैं। तो C1 है हमारे पास यहाँ पर 8 और C2 है हमारे पास 12। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल आ गए। मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और ये भी इक्वल है C1/C2 के। मतलब दोनों ही लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी। कॉन्साइड करेंगी मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन है इसलिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को गिवन है वो कंसिस्टेंट कहलाएंगी। इज दैट क्लियर? मैंने आपको समझाने के लिए ये शॉर्ट में यहाँ लिखा है, बाकी इसका सॉल्यूशन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, तो हमको क्वेश्चन नंबर 4 में ये 4 केसेस गिवन है। यहाँ पहले हमको चेक करना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमको उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना, मतलब उसका सॉल्यूशन हमको ग्राफिकली बताना है। तो चलिए इसका केस नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, इनके रेशियो हम देखें तो A1/A2, इन दोनों लाइन के रेशियो में कंपेयर करें तो यहाँ है 1 और यहाँ है 2, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, सेकंड रेशियो हम देखें B1/B2 का, तो B1 है हमारे पास 1 और B2 है हमारे पास 2, तो ये हुआ 1/2। तो आगे चेक करना होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम चेक करेंगे C1/C2 को, तो C1 है हमारे पास 5 और C2 है 10, तो ये हो गया हमारे पास 5/10, या फिर इसे भी हम लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब जो रेशियो है A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और ये इक्वल है C1/C2 के। तो इस कंडीशन से क्लियर है कि ये दोनों लाइन है एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी। मतलब यहाँ पर हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको सॉल्यूशन मिलेंगे इसलिए जो लाइन्स हैं वो कंसिस्टेंट कहलाएंगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अब ग्राफिकली भी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर जो हमारी 1 है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, मैक्सिमम कितने भी हों। तो हम यहाँ मिनिमम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी x वैल्यू है, ये y वैल्यू। अगर हम y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो हमको x में वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरह अगर हम x में 0 पुट कर दें तो y में वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 2 पॉइंट्स, एक है 5,0 और दूसरा है 0,5। तो इसके लिए हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 5,0, x की वैल्यू यहाँ 5 है, y की वैल्यू है 0। मतलब ये जो पॉइंट है वो ऑन द x एक्सिस होगा, तो इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो यहाँ होगी। सेकंड पॉइंट है 0,5, तो x की वैल्यू 0 है, मतलब पॉइंट ऑन द y एक्सिस होगा, वो यहाँ होगा।
ओके, हमने इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दिया है, एक है 0,5 और दूसरा है 5,0 और इन दोनों ही लाइन को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो हमको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो हमको इक्वेशन नंबर 1 ही वापस मिल जाएगी, बट इसकी तरह हम ना बनाएं, हम इसी पोजीशन जो हमको ये जो रिप्रेजेंटेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 इसी से हम लाइन को ड्रॉ करें। तो अगेन हमको x और y की वैल्यूज निकालना होगी। मिनिमम पॉइंट्स हमको 2 नीड होती है, मैक्सिमम कितने भी हो, तो हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। ये x वैल्यू है, ये हमारी y वैल्यू है। ठीक, अगर हम y के प्लेस पे अब देखिए 0 नहीं पुट करते, अगर 0 पुट करेंगे तो यही पॉइंट हमको मिल जाएंगे, तो हमको क्लियरिटी नहीं होगी। ठीक है, हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। अगर सपोज हम y के प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 टू 8 और 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2 और 2 2 से डिविजिबल है, तो हमने y में वैल्यू पुट करी 4 तो x में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, इसी तरह अगर हम x के प्लेस पे पुट कर देते हैं 2 तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 10 माइनस 4 हो जाएगा 6 और 6 2 से डिवाइड होने पे बचेगा 3। तो हमने x में वैल्यू पुट करी 2 तो हमारे पास y के अंदर वैल्यू आ जाएगी 3। अब इन दोनों ही जो पॉइंट्स हैं, एक है हमारे पास 1,4 और दूसरा है 2,3, इनको हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें तो 1,4 x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 1,4। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा 2,3, तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3, तो वो पॉइंट करीब यहाँ होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए 1,4 और 2,3 और इन दोनों को ही हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो एक लाइन और जो बनेगी वो इसी लाइन के ऊपर बनेगी, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड के केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं वो कंसिस्टेंट कहलाती हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के केस नंबर 1 को हमने पहले चेक किया कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट थी तो हमने इसको ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट किया। ओके, तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया आप उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, क्योंकि ये हम ग्राफ जो अभी हमने ड्रॉ किया इससे पहले भी हम ग्राफ बना चुके हैं और पहले भी हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जो कि है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो हमको डायमेंशन बताना है, मतलब हमको गार्डन की लेंथ और ब्रेड्थ को बताना है। तो हम मान लेते हैं कि जो गार्डन है उसकी लेंथ L है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो B है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हम जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ऑफ ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ प्लस ऑफ ब्रेड्थ, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको इसका हाफ करना है तो हमको 2 से इसको डिवाइड करना होगा, या हम बोलें कि 1/2 से हमने इसको मल्टीप्लिकेशन किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, आगे देखें तो यहाँ हमको बोला गया है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, ये कंडीशन है। ठीक है, जो उसकी लेंथ है वो 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से, इज 36 मीटर, मतलब हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमको गिवन है 36 मीटर। ठीक, और इसके अंदर हमको बोला गया है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, तो थोड़ा हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो हमको बचा सिर्फ L प्लस ऑफ B इज इक्वल टू 36। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। साथ साथ हमसे बोला गया है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, तो 4 प्लस ऑफ विड्थ, तो हमारे को यहाँ से L मिल गया, L इक्वल टू 4 टाइम्स 4 प्लस विड्थ, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर L की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, तो L को हमने रिप्लेस किया 4 प्लस ऑफ B से, तो ये हो गया 4 प्लस B इज इक्वल टू 36। 4 राइट हैंड साइड ट्रांसफर हो जाएगा, 36 से सेपरेट हो जाएगा तो बचेगा 32, B प्लस B हो गया 2B इज इक्वल टू 32। ओके, और या ये हो गया B इज इक्वल टू 32/2, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 6 12, तो इस तरह हमको इसकी विड्थ जो है वो मिल गई है, वो है 16 मीटर। ठीक, अब B की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट कर दें तो हमको
लेंथ भी मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी L इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ बी के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 16, तो हमारे पास लेंथ आ गई 20 मीटर, जो कि हमको फाइंड आउट करनी थी, है ना। हमको इसके डायमेंशन ही बताने थे, मतलब हमको लेंथ और ब्रेड्थ बतानी थी। तो लेंथ आ गई हमारे पास 20 मीटर और ब्रेड्थ है इसकी 16 मीटर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड डायमेंशन है। ओके, अभी मैंने सिर्फ आपको यहाँ समझाया है, आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrically representation of the pair so format is intersecting line, parallel line और coincident line। ठीक है, अब हमको एक लाइन गिवन है जो कि है 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। हमको एक अनदर लाइन बनानी है जो कि इन दोनों लाइन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में पैरेलल होना चाहिए और केस नंबर 3 कॉन्सिडेंट होना चाहिए। ओके, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम जानते हैं इंटरसेक्टिंग के केस में, केस नंबर 1 इंटरसेक्टिंग के केस में हम जानते हैं जो रेशियो होता है इनका A1/A2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। ठीक है, तो हमारे पास लाइन तो ऑलरेडी ये गिवन है 2x प्लस 3y इज माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम कोई भी अनदर लाइन लें जिनका रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम ऐसी इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं और जो इसका आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी हो सकता है। ठीक, तो मैं जो आंसर बना रहा हूँ मैं बना देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं एक्स और वाई कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो ये हो गया मेरे पास 3x प्लस 2y माइनस ऑफ, यहाँ पर 8 है तो मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इनका रेशियो देखें तो 2/3 ये हो जाएगा 3/2, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। आप ऐसी कई सारी लाइंस बना सकती हैं जो कि गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करती हो। ठीक है, तो इसी का केस नंबर 2 देखें, जो कि हमको बनाना है पैरेलल। तो हमको पैरेलल का केस पता है कि जो इनका रेशियो है A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट ये नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। तो ऐसे केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो पैरेलल कहलाती हैं। तो हमको एक लाइन तो गिवन ही है ऑलरेडी जो कि है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमको ये रेशियो सेम बनाना है, तो मतलब देखिए हमको A1 A2 B1 B2 जो कोफिशिएंट ऑफ x और y है वो हमको सेम ही लेना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया 2x प्लस ऑफ 3y। ओके, ये हमने सेम ले लिया। आप चाहें तो यहाँ पर हम कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हुए भी ले सकते हैं, क्योंकि इनका रेशियो हमको कंपेयर करना होता है तो वो तब भी सेम होगा, बट इसके कांस्टेंट का रेशियो इस रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2:2 मतलब 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पर 8 है तो मैं यहाँ पर -16 ले लेता हूँ, तो ये 1/2 हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल होगा। ठीक, एक लाइन ये हो गई। चाहे तो आप इसी लाइन के अंदर सपोज यहाँ पर 2 की जगह मैंने इसको डबल कर दूं, 4x ले लूं, 3 को भी मैं डबल कर दूं तो ये हो गया 6y। अब इनका रेशियो देखेंगे तो 1/4 3/6, तो अभी भी 1/2 आएगा, बट हमको अनइक्वल करना है C/C2 से, तो यहाँ पर मैं 8 की जगह में ले लेता हूँ 9 फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो अभी भी ये जो लाइन हमने बनाई है ये गिवन लाइन के पैरेलल लाइन ही होगी, क्योंकि ये जो लाइन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इसी तरह हम केस नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है कॉन्सिडेंट का। ठीक है, तो लाइन है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। कॉन्सिडेंट के केस में हम जानते हैं कि जो रेशियो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इस केस को हम बोलते हैं लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। तो हमको जो गिवन लाइन है वो है 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0, और इसको बनाने के लिए हम किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों ही टर्म के साथ कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमको 3 का मल्टीप्लिकेशन में इसमें कर दूं, तो ये हो जाएगा 3 2 6x प्लस 3 3 9y और 8 3 24 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, बट हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ऐसी हमको लाइन बनानी होगी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, जो कि है
Draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and shade the triangular region. ठीक, अब हमको इन दोनों ही लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और इन दोनों लाइन को और एक्स एक्सिस को मिलाकर हमको एक ट्राइंगल को बनाना है। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर हमको गिवन है 1 जो कि है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है हमको। तो हम जानते हैं हमको इसके लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी, तो 2 पॉइंट्स हम ले ले। ठीक है, हम 2 पॉइंट्स के लिए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए ऐसा बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे y के प्लेस पे 0 पुट करूंगा तो x में आ जाएगा -1, और जब हम x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तो y में आ जाएगा -1। तो इन दोनों ही पॉइंट को अब हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ पेपर है। तो पहला पॉइंट है हमारा -1, 0 और दूसरा पॉइंट है 0, 1। ठीक, तो -1, 0 तो x की वैल्यू नेगेटिव है, -1 तो वो यहाँ आएगी, और क्योंकि ये y 0 है तो पॉइंट ऑन द x एक्सेस ही होगा। सेकंड पॉइंट से हमारा 0, 1, x 0 है, y की वैल्यू 1 है तो पॉइंट ऑन द y एक्सिस होगा। तो इस तरह हमने इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया है, एक है 0, 1 और दूसरा है -1, 0, और इन दोनों ही पॉइंट को हम आपस में कनेक्ट कर दें तो एक लाइन बनेगी जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है x माइनस वाई प्लस 1 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 को भी देखते हैं जो कि है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, अगेन हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो तो हम 2 पॉइंट्स बना लेते हैं। यहाँ पर ये बॉक्सेस बना लिए। ठीक, हमको x और y की 2 वैल्यूज चाहिए। अगर सपोज हम y के प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं तो 3x इज इक्वल टू होगा 12, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं y के प्लेस पे 0, तो x इज इक्वल टू हुआ 3 4 12, तो x में वैल्यू आ गई 4। इसी तरह अगर हम x में 0 पुट कर दें तो 2y इज इक्वल टू होगा 12 या y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक, तो हमारे पास इस तरह पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 0 और 0, 6। अब हम इनको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो 4, 0 की पोजीशन यहाँ होगी क्योंकि यहाँ पे y 0 होगा, और 0, 6 की पोजीशन यहाँ होगी क्योंकि इस पॉइंट पे x 0 होगा, y की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो इस तरह हमने COD ये 2 पॉइंट को यहाँ ड्रॉ कर लिया है, और इन दोनों ही पॉइंट को आपस में हम कनेक्ट करेंगे तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा ये 3x प्लस 2y माइनस 12 का। ठीक है, अब इन दोनों ही लाइन के जो वर्टेक्स हैं, देखिए एक वर्टेक्स तो ये हुआ, दूसरा वर्टेक्स ये, और तीसरा जो वर्टेक्स है वो इन दोनों का ये मीटिंग पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, 3। ठीक, और इन जो शेडेड रीजन है वो हमारे इस ट्राइंगल के अंदर का एक्स एक्सिस के साथ वो रहा। इस पॉइंट का हमने नाम दिया है बी, तो ये हो गया बी ई सी। तो ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल इस पार्ट को हमको शेडेड करना है। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह इसको शेडेड कर सकते हैं। तो हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो रीजन है हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, और इसका जो सॉल्यूशन है कंप्लीट सॉल्यूशन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।